7 और दंड प्रक्रिया संहिता का चैप्टर 7 हमें ये बताता है कि कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की पूर्ति और समापन के लिए प्रक्रिया। ऐसी स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? देखिए, ये चैप्टर भी जो अब तक हमने पढ़ा है उन चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए है। हमने संबंध के बारे में देखा, वारंट के बारे में देखा, और उसके अंतर्गत हमने ये भी देखा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है और वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है तो किस तरह से उसको उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। तो सेक्शन 105 की जो वेरियस सब क्लॉजेज है वो इनके बारे में प्रावधान करता है। इनको एक एक करके हम सारे प्रोविजंस देखेंगे कि उन प्रावधानों को लागू करने के लिए न्यायालयों को कौन सी शक्तियाँ प्रदत्त की गई है, पुलिस अधिकारियों को कौन सी शक्तियाँ प्रदत्त की गई है, कब किसी संपत्ति की कुर्की की जा सकेगी, कब उसकी जब्ती की जा सकेगी, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई गई है। तो एक एक सब सेक्शन को अगर हम देखें तो हम पाएंगे 105A तो सामान्यतः इनकी डेफिनेशंस के बारे में बताता है। ये ज़्यादातर परिभाषाएं हम या तो सेक्शन 2 में पढ़ चुके हैं या संबंधित धाराओं के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि जैसे संपत्ति से क्या तात्पर्य है, या कुर्की से क्या तात्पर्य है, या वस्तु से क्या तात्पर्य है, व्यक्ति से क्या तात्पर्य है, न्यायाधीश से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से 105A तो हमें केवल डेफिनेशंस के बारे में बताती है। 105B हमें कहती है कि व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। ये सेक्शन थोड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 105B हमें ये कहती है कि जब एक व्यक्ति को दूसरे स्थान पर अंतरित किया जाना है, किन उद्देश्यों के लिए? न्यायिक उद्देश्यों के लिए। न्यायिक उद्देश्यों में मान लीजिए एक व्यक्ति, जैसे हमने पहले एक दिन देखा था अब्दुल करीम तेलगी का उदाहरण कि अब्दुल करीम तेलगी जो है वो बॉम्बे का रहने वाला था और चूरू के न्यायालय में उसको प्रोडक्शन वारंट के आधार पर पेश किया जाना था। तो ऐसी स्थिति में हम किसी व्यक्ति को बॉम्बे से चूरू कैसे लाएंगे जबकि वो पहले से ही जेल में बंद है ना? तो चूरू के न्यायालय को उसकी आवश्यकता है साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए या किसी आगे की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 105B कोर्ट्स को एम्पावर्ड करती है कि उस क्षेत्र में के न्यायालय में जहाँ की वो पहले से ही गिरफ्तार किया हुआ है, बंदी बनाया हुआ है, वहाँ से उसको ला करके जहाँ जिस न्यायालय को उसकी आवश्यकता है साक्ष्यों के लिए वहाँ तक किस प्रकार से लाए। तो 105B उन कोर्ट्स को एम्पावर्ड करती है कि वहाँ से आप जो है वो उस व्यक्ति को इस न्यायालय तक लाएंगे। तो एक दूसरे न्यायालय का इसमें ये दायित्व हो जाता है कि उसको वो आपस में कोऑपरेट करे और दूसरे न्यायालय तक उसको पहुंचाए जहां की उसके साक्ष्य इत्यादि में उसको आवश्यकता है। तो 105B जो है वो एक दूसरे न्यायालय के आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई गई है। एक दूसरे कोर्ट को बहुत बार हम देखते हैं सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो आदतन अपराधी है और उस पर एक से अधिक मुकदमे लंबित होते हैं, तो जगह जगह वो लोग इस प्रकार के क्राइम करते हैं। अलग अलग कोर्ट्स में उनकी आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग कोर्ट्स में पहुंचाने के लिए एक दूसरे कोर्ट और पुलिस प्रशासन जो आपस में एक सामंजस्य को स्थापित करते हुए और उस व्यक्ति को उस आवश्यकता वाले स्थान तक पहुँचाए। 105C कहती है संपत्ति की कुर्की या समापन के आदेशों के संबंध में सहायता। यह देखिए कि ऑर्डर्स जो वो पहले से ही है, अगर हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ें तो क्या पाएंगे? संपत्ति की पूर्ति या समापन के आदेशों के संबंध में। आदेश तो ऑलरेडी निकले हुए हैं, सहायता की बात है। अब इसमें भी आप ये देखिए कि यदि किसी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी संपत्ति को कुर्क किया जाना है, जब्त किया जाना है, सीज किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में हम उस न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में कैसे इंटरफेयर करेंगे? मान लीजिए जिला एवं सत्ता न्यायाधीश जयपुर के द्वारा कोई कुर्की का आदेश जो है वो झुंझुनू के किसी स्थान पर निकला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में झुंझुनू शहर में किसी भूखंड को कुर्क करना है, किसी हवेली को कुर्क करना है या किसी अन्य संपत्ति को टेंट को कुर्क करना है, तो कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में सीधी सी बात यह है कि जयपुर का जो जिला न्यायाधीश है वो झुंझुनू के जिला न्यायाधीश को लिखेंगे कि अमुक संपत्ति को कुर्क करने में प्रशासन की सहायता करें। ऐसी स्थिति में
ये माना जाएगा कि वो आदेश जो ही जयपुर के जिला न्यायालय का आदेश जो है वो झुंझुनू के जिला न्यायाधीश को मिलेगा, ये मान लिया जाएगा जैसे कि वो आदेश झुंझुनू के न्यायालय का ही हो, यानी उसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत का हो। और ऐसी स्थिति में जिला न्यायाधीश झुंझुनू अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन स्थानों को कुर्क करेगा, जब्त करेगा, सीज करेगा। तो इस तरह से आपसी कोऑर्डिनेशन से इस प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। 105C हमें कहती है संपत्ति की पूर्ति या समर्पण के आदेशों के संबंध में सहायता, ये तो हमने देख लिया। 105D है विधि विरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना। देखिए यहाँ एक शब्द है विधि विरुद्ध। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास अपना मोबाइल है तो वो विधि सम्मत है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, अपनी स्कूटी है, तो वो क्या है, विधि सम्मत है। जिस घर में आप रह रहे हो आपके पास पट्टा है तो वो क्या विधि सम्मत है। लेकिन अगर आपके पास AK-47 राइफल है, पिस्टल है, या अफीम है, गांजा है, कोकीन है, तो वो क्या है, विधि विरुद्ध है। किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करना जो कि इस प्रकार की विधि विरुद्ध संपत्ति को लिए हुए, किसी सरकारी कार्यालय में कब्जा कर लिया, उसको रेजिडेंस के रूप में कन्वर्ट कर लिया, वहाँ वो रह रहा है ना, या कोई इस प्रकार की संपत्ति लॉ जिसकी अनुमति नहीं देता आपको रखने की या उसका कब्जा करने की, ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में इस प्रकार की संपत्ति है तो एक तो उसकी पहचान करना और उससे वो संपत्ति को बरामद करना ये आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में विधि विरुद्ध अर्जित संपत्ति की पहचान करना और उसको डिटेन करना, ठीक है, ताकि न्यायालय तक उस संपत्ति के बारे में जानकारी पहुंचाई जा सके, बातचीत पहुंचाई जा सके। 105E कहती है संपत्ति का अभिग्रहण या पूर्ति। देखिए पहले वाले सब सेक्शंस में हमने देखा था कि पहले से ही कुर्कशुदा संपत्तियों के बारे में प्रावधान की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर इस प्रकार की संपत्ति की कुर्की करनी है तो किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने जयपुर और झुंझुनू का आपको उदाहरण दिया, ठीक है। यहाँ नए सिरे से ये सब क्लोज हमें क्या कह रहा है कि अगर किसी न्यायालय को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को नए सिरे से किसी संपत्ति को कुर्क करना है, सीज करना है, जब्त करना है, तो कैसे करेंगे। यदि कोई पुलिस अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई न्यायिक अधिकारी, हमने देखा कि न्यायिक अधिकारियों को भी इस प्रकार की शक्तियाँ जो है वो CRPC के द्वारा प्रदत्त की गई है कि वो घटनास्थल पर जाकर के उसका निरीक्षण भी कर सकता है और आदेश दे सकता है कि इसको कुर्क कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए, सीज कर लिया जाए। ऐसी स्थिति में अगर कोई पुलिस अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई न्यायिक अधिकारी ये पाता है कि इस प्रकार की संपत्ति से किसी प्रकार का असामंजस्य उत्पन्न होने की संभावना है, उस संपत्ति पर उसके कब्जे में जो दस्तावेज इत्यादि है उससे कोई अव्यवस्था होने वाली है या न्यायिक कार्यों को प्रभावित करने वाली है या जिससे लोगों की जान माल को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में तात्कालिक तौर पर वो अधिकारी उस संपत्ति को कुर्क कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है और उसको ताला लगा सकता है, सील कर सकता है ना, जब तक कि न्यायिक कार्रवाई संपन्न नहीं हो जाए, न्यायालय का कोई आगामी आदेश नहीं आता। 105F कहती है इस अध्याय के अधीन अधिकृत या संहरित संपत्ति का प्रबंध कैसे करें। एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समझाना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए दिल्ली के नोएडा से एक ब्रेड का ट्रक चूरू के लिए रवाना हुआ या जयपुर के लिए रवाना हुआ, रास्ते में किसी पुलिस अधिकारी ने इस अंदेशे में कि उस ट्रक में अवैध सामग्री का वहन भी किया जा रहा है। जनरली हम देखते हैं ऊपर तो साइडों में तो ब्रेड के डिब्बे भर लिए और बीच में अफीम, गांजा या चरस भर ली। रोज अखबार में हम लोग पढ़ते हैं, पुलिस वाले इनको गिरफ्तार करते हैं। अब मान लीजिए उस ट्रक की जब्ती हो गई। क्योंकि देखिए मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, ब्रेड कितने दिन में खराब हो जाएगी, सामान्यतया 3 दिन की अवधि होती है, जो प्रिंटेड डेट्स होती है कि 3 दिन में उसको इस्तेमाल कर लिया जाना चाहिए, अदरवाइज उसमें फंगस आ जाती है, वो खाने के योग्य नहीं रह जाती है। तो चूंकि उसका प्रबंध किया जाना आवश्यक है, अगर 3 दिन तक उस वस्तु को जब्त किए हुए रखा गया तो उसको लाखों का नुकसान हो जाएगा। अब प्रयास ये किया जाएगा कि जो संदेहास्पद सामग्री उस ट्रक में पाई गई है
उसको तो जब्ती के अधीन रखा जाए और बाकी की वस्तुओं का व्यय इस प्रकार से कर दिया जाए कि रेट के मालिक को और खरीदार को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इस तरह से इस प्रकार की संपत्ति का प्रबंधन किया जाएगा। मान लीजिए पेट्रोल है, गैसेज है, उड़ने वाली चीज़ें हैं कोई, है ना, जो बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, उसके टैंकर्स भर के जाते हैं, है ना, पेट्रोल डीजल या केमिकल्स जो है वो। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो तुरंत खराब होने वाली है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका तुरंत उपयोग किया जाना आवश्यक है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान होती है और जिसकी चोरी डकैती इत्यादि की रिस्क रहती है। तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी की सेक्शन 105F हमें ये कहती है कि जब्त करने वाले अधिकारी उस संपत्ति को इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि किसी प्रकार का नुकसान किसी पक्षकार को न हो, केवल विवादित वस्तु को जब्त करके रखें और न्यायालय तक उसकी रिपोर्ट जो वो पहुंचाएं। अगर कोई वस्तु न्यायालय तक पहुंचाने वाली है तो उस वस्तु को मूव करके न्यायालय तक लेके जाएगा, और अगर इमूवेबल है तो उसको अपने कब्जे में रखेगा, उसका प्रबंध करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 105G, संपत्ति समर्पण की सूचना। अब ये सेक्शन देखिए कि एक तरह से नेचुरल जस्टिस की तरफ इशारा कर रही है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये पावर दिया गया है कि वो अपने अधिवक्ता से या अपने रिलेटिव से संपर्क कर सके। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने किसी व्यक्ति की वस्तु को या संपत्ति को जब्त किया तो उस जब्ती की या समर्पण की सूचना उसके ऑनर को दिया जाना आवश्यक है। ड्राइवर बस लेके जा रहा था और बस को सीज कर लिया, तो बस के मालिक को इन्फॉर्म किया जाएगा कि तेरी बस को सीज कर लिया गया, ताकि वो कार्रवाई कर सके, विधि सम्मत कार्रवाई कर सके। कई बार जो वो गलत तरीके से भी इस प्रकार की वस्तुओं को सीज कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, तो वो डिफेंस में अपनी कार्रवाई कर सके। तो इस प्रकार से सेक्शन 105 की ये जो जी तक का क्लोज हमने आज देखा है, इसमें इसके जो बाकी के 105 का जो ये चैप्टर जो 7 है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको 2 भागों में देखेंगे। इसका सेकंड चैप्टर जो वो कल देखेंगे। थैंक यू।